नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल पोंडी गांव के हेलीपैड पहुंचे, जहां पर राजीव युवा मैदान क्लब पोंडी के सदस्यों ने सीएम का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे का मास्क और टी शर्ट पहने नन्हे बालक समीर ने भी सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने समीर का नाम पूछा और उसके साथ ही हेलीपैड से बाहर आए। पोंडी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी घोषणाएं। बचरा पोंडी में खुलेगा नवीन महाविद्यालय। पोंडी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, सक्रिय में नवीन विद्युत सब स्टेशन, पोंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन, पोंडी में सरकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। हैदराबाद में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के कई बीजेपी नेता शामिल हुए। तेलंगाना में शामिल होने गए नेताओं पर कांग्रेस के जनसंचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसा है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जो नेता छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नाव डुबा चुके हैं, वो तेलंगाना में बीजेपी की नैया क्या पार लगाएंगे। जिन नेताओं को छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 के चुनाव में नकार दिया था, अब वे नेता बीजेपी की नैया पार लगाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्य समिति में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पुरंदेश्वरी शामिल हुई। सुनिए कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा। यह बड़ा ही हास्यास्पद है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को डुबो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में जनता का विश्वास खो चुके हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता अब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी पाए हुए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत से हारने के बाद छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हार का सामना कर रहे हैं। 4 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से पराजित हुई। नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका निगमों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोनों ही चरण में बुरी तरीके से पराजित हुई। पंचायत के चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तेलंगाना में जीत का गुण सिखाएंगे। ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी का असली हकीकत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 2 दिवसीय मरवाही एवं कोटा विधानसभा में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम 4 और 5 जुलाई को जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री मरवाही विधानसभा के मरवाही, कोटमी, धनौली, कोटा विधानसभा के केवची गांव में पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल इस दौरान ग्रामीणों से करेंगे भेंट मुलाकात। कार्यक्रम स्थल पर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर एसपी। भिलाई के दिग्गज कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन, वरिष्ठ कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। भिलाई की राजनीति के पुरधा कहे जाने वाले पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी की बीती रात हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया। जिनके निधन की खबर जैसे ही शहरवासियों को हुई, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ उठी। जिनकी अंतिम यात्रा रविवार को उनके गृह निवास सूर्य विहार से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। फूलों के रथ पर स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी के पार्थिव शरीर को रखकर रामनगर मुक्तिधाम लाया गया, जहां पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उनके अंतिम दर्शन करने बड़ी संख्या में कांग्रेस व भाजपा नेता मौजूद रहे, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव व महापौर नीरज पाल व दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ जिले के सांसद विजय बघेल भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने राजनीतिक गुरु स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी को अपनी श्रद्धांजलि दी। हमारे अभिन्न साथी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय भजन सिंह जी निरंकारी का देहावसान हो गया। आज शोक के समय में हम सब उपस्थित हैं। भजन सिंह जी निरंकारी काफ़ी पुराने कांग्रेस के नेता, माननीय मोतीलाल जी वोरा के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम शुरू किया, बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया। वैशाली नगर के विधायक भी रहे, साडा के अध्यक्ष भी रहे, ऊर्जा निगम या और अन्य संस्थाओं में उन्होंने कार्य किया। साडा के अध्यक्ष रहते हुए भिलाई क्षेत्र में काफ़ी विकास उन्होंने किया। माननीय मोतीलाल वोरा के सबसे विश्वसनीय साथी के रूप में गिने जाते रहे। हम लोग तो उनसे बहुत जूनियर रहे हैं। माननीय वोरा जी के पास हमेशा हंसते रहना उनकी आदत थी, सहजता सरलता उनकी प्रकृति में थी। कोई ईगो, प्रेस्टीज, घमंड, अभिमान में रहते नहीं थे। सबसे बराबर हंसना, जुलना, मिलना, ये बड़ी हमारे कांग्रेस परिवार के लिए अपूरणीय क्षति का क्षण है। और उनके परिवार के लिए भी ईश्वर से कामना करते हैं कि परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, भजन सिंह निरंकारी जी की आत्मा को सद्गति प्रदान करे। घटना हुई
हमारे बड़े भैया आदरणीय भजन सिंह निरंकारी जी हम सबको छोड़कर चले गए और वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे और सहजता में सरलता में उनकी कोई सानी नहीं थी। वो राजनीति में ही नहीं, सामाजिक सेवा में, धार्मिक कार्यों में उनका विशेष सहयोग रहा करता था। नेता के रूप में ही एक स्वच्छ और सरल व्यक्ति के रूप में। और आज निश्चित रूप से उनकी कमी फैलेगी। 78 वर्ष की आयु पूर्ण कर वो हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन वो हमारे लिए इतनी यादें छोड़ के गए हैं, उनका मार्गदर्शन इतना मिला है कि उसी को हम लोग संरक्षित करें, ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भजन सिंह निरंकारी बहुत वरिष्ठ नेता थे, हमारे परिवार के सदस्य थे। उनके निधन से हम सब व्यथित हैं। मैं लगभग 5 दशकों से, जब मेरी उम्र 11 वर्ष की थी, तब से मैं भजन सिंह जी की कार्यप्रणाली को, कार्यशैली को जानता हूँ। हमारे घर में बराबर आते थे और बोरा जी के साथ, हमारे पिताश्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने कार्य किया। उनके निधन से जो अपूर्णीय क्षति हुई है, मैं नहीं समझता कि उसकी पूर्ति की जा सकती है। ये बहुत ही जुझारू, संघर्षशील, मेहनती और हर कार्य को करने में हमेशा उनका एक उद्देश्य रहता था, ध्येय रहता था और उस कार्य को वो पूरा करके ही पीछे हटते थे। एक जुझारूपन उनमें देखा गया। हम उन्हें कभी भुला नहीं सकेंगे। बहुत बड़ी क्षति हुई है कांग्रेस के लिए और जनहित का जहाँ तक मामला है, भिलाई के गरीबों के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो लोग उनके पास भी जाया करते थे और अपने दुख तकलीफ को सुनाया करते थे। और लगातार आपका जो प्रयास रहा साडा का अध्यक्ष बनने के बाद से, आज उसी की बदौलत तरक्की हुई है, इसमें दो राय नहीं। आज उनके श्रद्धांजलि पेश करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको ईश्वर अपनी जगह स्थान दे, ये हमारी कामना। आज भिलाई कांग्रेस की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। भिलाई कांग्रेस ही नहीं, इस शहर के लिए सोचने वाला, इस शहर के हर सामाजिक, धार्मिक, कोई भी किसी भी तरह के आयोजन में अपनी उपस्थिति देने वाला हम लोगों का एक मार्गदर्शक, हम लोगों का, मैं तो उनको अंकल के नाम से संबोधित करता था, लेकिन इस शहर को के बारे में सोचने वाला, समझने वाला एक आदमी आज हम सबके बीच में से चला गया और हम सब की तरफ से उनको शत शत नमन। मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय भजन सिंह के निधन से मैंने एक अपना पिता तुल्य साथी खो दिया है। उन्होंने मुझे राजनीति में लाया और निरंतर जन सेवा करने की प्रेरणा देते रहे। मैं उनके द्वारा बताए मार्ग पर आज भी राजनीति कर रहा हूँ कांग्रेस की और संस्था के प्रति जुड़ाव, निष्ठावान रहा हूँ। भजन सिंह जी ने 1998 में एक गलती की थी, जिसका बोरा जी ने उनको समझाया तो उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार की और पुनः कांग्रेस के लिए समर्पित होकर कार्य करते रहे। उनके जाने से मेरी व्यक्तिगत क्षति है। मैंने अपने पिता तुल्य जैसे भाई को खो दी है। त्रिस्तरीय चुनाव मतदान केंद्र में मतगणना के दौरान शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की, साथ ही पीठासीन अधिकारी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और मतपत्र लूटने का प्रयास कर भाग खड़े हुए। घटना जनपद पंचायत जयसिंह नगर के मतदान केंद्र महुआर टोला की है। शहडोल पुलिस ने शरारती तत्वों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। जयसिंह नगर के मतदान केंद्र क्रमांक 239 में पीठासीन अधिकारी कृष्ण कुमार राव से मारपीट कर मतपत्र लूटने की कोशिश की गई। मौके का लाभ उठाकर शरारती तत्व भाग गए। पुलिस ने 6 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी। ग्रामीणों ने पुनः मतदान कराने की मांग जिला निर्वाचन अधिकारी से की है।
सूचना पाकर एडीजीपी डीसी सागर, कलेक्टर वंदना वैद्य, एडिशनल एसपी मुकेश वैश्य सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद है। कलेक्टर वंदना वैद्य का मानना है कि काउंटिंग के समय मत पत्र लेकर भाग गए थे। इसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। दोबारा मतदान होगा। निर्वाचन आयोग से आदेश आते ही तिथि घोषित करेंगे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खंडवा नगरीय निकाय चुनाव का पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होना है। दिग्गज नेता दौरे कर एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि 15 साल में भाजपा ने सिर्फ घोषणाएं की हैं। जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, हमारी योजनाओं के हितग्राही ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। मजबूत संगठन के बल पर हम जीतेंगे। खंडवा नगर निगम तिराहे पर हुई सभा में कमलनाथ ने कहा कि गांव से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार है, फिर भी इन्होंने जनता को भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ घोषणाएं की हैं। आखिर में किस मुंह से जनता से वोट मांगते हैं? शायद इसलिए वह दारू बांटते हैं। अगर मदद करनी है साफ करिए। छिप के क्यों कर रहे हैं? नीचे से क्यों कर रहे हैं? पीछे से क्यों कर रहे हैं? साफ मदद करना चाहते हैं जिसकी करिए जाके। आपको वोट पड़ने से आपको कोई कांग्रेस आपकी कोई पार्टी जीतने वाली नहीं है, पर आप अंत में भाजपा को मजबूती दे रहे हैं। वीडी शर्मा सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि बंटाधार नंबर 1 दिग्विजय सिंह है तो वहीं बंटाधार नंबर 2 कमलनाथ है। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। 2003 के पहले बंटाधार 1 दिग्विजय सिंह थे, 15 महीने के बंटाधार 2 कमलनाथ बने। और झूठ छल कपट की राजनीति मध्य प्रदेश जानता है। और आज मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जिसे कमलनाथ भी घबराते हैं, समय समय पर कहते रहते हैं ये संगठन चैलेंज है, संगठन चैलेंज है। वो संगठन की ताकत बूथ बूथ पर, हमने तो प्रत्येक बूथ जीतने का संकल्प लिया है। और कमलनाथ जी तो कह चुके हैं कि मैं नगर निगम, नगर पालिकाएं वगैरह ही अपने एजेंडे में नहीं रखता हूँ। और ये पंचायत क्या है? जब आपका कोई लेना देना नहीं है नगर निगम से, नगर निगम के चुनाव से, पंचायतों से, तो कमलनाथ जी क्यों फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो? आज मध्य प्रदेश के अंदर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और हम ऐतिहासिक बहुमत से इस चुनाव के अंदर भी इतिहास बनाने का काम करेंगे। खंडवा आए थे, लोग कह रहे हैं कि आपकी बी टीम है। देखिए, ओबीसी आए, चाहे पीके आए, चाहे कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर संगठनात्मक ताकत हमारी इतनी मजबूत है, हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है, तो एक एक हमारा हितग्राही, जो प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, उज्ज्वला योजना होगी, संबल योजना होगी, लाडली लक्ष्मी होगी, कन्यादान योजना होगी, हमारे तीर्थ दर्शन योजना होगी, पता नहीं कितनी योजनाएं, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। कमलनाथ जी किस किस को रोकोगे? ये ब्रांड एम्बेसडर बन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए आज इस चुनाव के मैदान में उतरे। उनके बल पर, उनकी ताकत पर हम भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में इतिहास बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खंडवा पहुंचे। दाजी घूनी वाले मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने खंडवा शहर के व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए एक
प्लानिंग और व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए। वर्तमान सरकार बिना प्लानिंग के विकास की बात करती है। कमलनाथ ने ओवैसी के बयान पर कहा कि मैं तो 42 साल से जीत रहा हूं। आप भाजपा को छुपकर मदद कर रहे हैं, लेकिन आप जीतेंगे नहीं। यही मदद करनी है तो खुलकर सामने आए। छोटे व्यापारियों की आर्थिक गतिविधि जीडीपी में नहीं आती है, इनमें क्रांति आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने संबल की जगह नया सवेरा योजना लाई थी। उन्होंने 100 यूनिट बिजली देने की बात कही। कोई निवेश व औद्योगिक प्लानिंग नहीं होने से युवाओं के पास रोजगार का कोई मौका नहीं है। कमलनाथ ने कहा उन्होंने व्यापारियों से बात की है जिन्होंने पंजाब हरियाणा में उद्योग लगाए हैं, वे मप्र में उद्योग लगाएं, क्योंकि एक उद्योग लगाने से कई आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। अगर मदद करनी है साफ करिए, छिप के क्यों कर रहे हैं, नीचे से क्यों कर रहे हैं, पीछे से क्यों कर रहे हैं। साफ मदद करना चाहते हैं जिसकी करिए जाके। आपको वोट पड़ने से आपको कोई कांग्रेस आपकी कोई पार्टी जीतने वाली नहीं है, पर आप अंत में भाजपा को मजबूती दे रहे हैं। शहडोल में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अपने संगठन के बल पर नगरीय निकाय चुनाव जीतेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय को लेकर शहडोल में हलचल तेज हो गई है। खांड नगर परिषद में चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को 3 वार्ड नंबर 2, 7 व 14 में प्रत्याशी नहीं मिलने से भाजपा का सीधा मुकाबला निर्दलियों से है। यहां कांग्रेस 12 वार्डों में प्रत्याशी खड़ी की है। प्रत्याशी नहीं मिलने वाले वार्ड एसटी के लिए आरक्षित है। इससे जाहिर होता है कि आदिवासियों के बीच कांग्रेस का जनाधार नहीं है। भाजपा का मानना है कांग्रेस की जमीन अब खिसक चुकी है। कमलनाथ और कांग्रेस के लोग जितने भी दावे करें, जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। बाणसागर ही नहीं, कई जगहों पे उनकी बहुत बुरी स्थिति है। स्थिति तो इस कदर हो गई है कि बाणसागर के वार्ड नंबर 15 के कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा के जिलाध्यक्ष की फोटो लगाकर फ्लैक्स और पंपलेट में वोट मांगना प्रारंभ किया, जिसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग में की है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना सिर्फ खांड और बाणसागर नहीं, अपितु पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया होना निश्चित है। 3 सीटों पे प्रत्याशी नहीं मिले खांड नगर परिषद में कांग्रेस को। इसी विषय में तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने जो सीटें हैं वो हमारे SC और ST समाज की हैं। जब उस समाज के लोग भी कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाह रहे, जिनको ये लोग अपना वोट बैंक मानते हैं, कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक है ये, और उस समाज से भी प्रत्याशी न मिल पाना, कांग्रेस को अपनी धरती तलाशनी होगी। इस स्थिति में कांग्रेस को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। किसी भी स्थिति में कांग्रेस अब वापस नहीं आने वाली है। कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है और 12 वार्ड में चुनाव लड़ रही है और 3 वार्डों में 3 को प्रत्याशी ही नहीं मिल पाए। क्या कारण था? इन्होंने कांग्रेस के जो यहाँ के मंडलम अध्यक्ष थे और ब्लॉक अध्यक्ष थे और जिला अध्यक्ष थे, तो इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया व्यवहारी विधानसभा की तरफ, न नगर पंचायत खाड़ की तरफ, न व्यवहारी नगर पंचायत की तरफ। और यहाँ कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है और वरिष्ठ कांग्रेसजनों को यहाँ नज़रअंदाज किया गया, इसका मुख्य कारण है। कौन कौन से वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिले कांग्रेस को? वार्ड क्रमांक 2 पे नहीं मिले कांग्रेस को प्रत्याशी, वार्ड क्रमांक 7 में नहीं मिले और वार्ड क्रमांक 14 में नहीं मिले। तो क्या ऐसे नगर पंचायत में अध्यक्ष चुनने का सपना देख रही कांग्रेस? वो तो समय बताएगा कि ये क्या होगा, पर इस तरह में तो अध्यक्ष नहीं बन सकता। आदरणीय कमलनाथ जी के कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस मामले में वर्तमान जिला अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह पर पार्षद प्रत्याशी चयन में संगठन के बड़े बुजुर्ग व स्थानीय नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। वैसे भी जिला अध्यक्ष पर व्यवहारी नगर परिषद के चुनाव में भी पैसे लेकर टिकट देने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। खंडवा में निगम चुनाव नजदीक है। AIMIM ने पहली बार महापौर सहित पार्षद प्रत्याशी उतारे। प्रत्याशियों को जीत दिलाने असुद्दीन ओवैसी ने आम सभा ली। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी, CM शिवराज सिंह चौहान सहित पूर्व CM कमलनाथ पर निशाना साधा। चुनावी आम सभा में जनसैलाब उमड़ घुमड़ पड़ा है। इस दौरान ओवैसी ने कहा, पहले मजबूरी में कांग्रेस को वोट देना पड़ता था। कमलनाथ ने अपने बेटे को सांसद का चुनाव जिताकर बाकी पूरी पार्टी को हरा दिया। हमारी पार्टी जहां चुनाव लड़ती है, कांग्रेस हम पर आरोप लगाती है, वहां बीजेपी को जीत दिला देती है। PM मोदी नल जल का दावा करते हैं, लेकिन खंडवा में तो न नल है और न ही जल। महंगाई और बेरोजगारी के लिए मोदी ही जिम्मेदार है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, हिंसा हमारा रास्ता नहीं, वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आपके दरमियान में नहीं थी,
तो आपको हालत मजबूरी में वो बूढ़ी कांग्रेस का साथ देना पड़ता था। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के कमलनाथ से कि आप मुझ पर तो उंगलियां उठाते हैं, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। भारत में अगर किसी सियासतदान पर सबसे ज्यादा अगर किसी पर इल्जाम लगाया जाता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। बिहार में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों में विवाद हो गया। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी और लोगों पर बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले भी फेंके गए। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान पुलिस अधिकारी सिटी एसपी पटना अमरीश राहुल घायल हो गए। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों की आवश्यक बैठक ली। प्रभारी कलेक्टर जयश्री जैन ने जिला अस्पताल में CMHO डॉक्टर प्रमोद महाजन, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता समेत डॉक्टरों की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई। बैठक में हर दिन कोरोना के मामले में बढ़ते केसेस और उसकी तैयारियों पर अलर्ट किया गया। वर्तमान में जिला अस्पताल के एक फ्लोर को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के लिए आरक्षित करने के अलावा जिला अस्पताल को भी संचालित करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल बिलासपुर में कोविड के एक भी मरीज अस्पताल में एडमिट नहीं है। वे घर में ही आइसोलेट रहकर अपना उपचार करा रहे हैं। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में पिछले कुछ महीनों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति सुर्खियां बटोर रही है, जिसे लेकर हेल्थ विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर प्रमोद महाजन, CMHO व सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने वार्निंग नोटिस दी है, किंतु अब तक डॉक्टरों के समय में आने का सुधार नहीं हो सका है। परंतु ताज्जुब की बात यह है कि डॉक्टरों के लेट लतीफी के संदर्भ प्रभारी कलेक्टर जयश्री जैन ने खुद को अनभिज्ञ बताया और बैठक में इस विषय पर जिक्र ही नहीं किया। ऐसे में आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारी और चिकित्सक कितने गंभीर हैं। इलेक्शंस था और कुछ डिस्कशंस हुए। कोविड जो हॉस्पिटल्स के हिसाब से जो तैयारियां चाहिए उन्हीं के बारे में डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से उसको स्टार्ट किया जा सकता है। हमेशा लगा नहीं, आज मैं उस एस्पेक्ट से तो नहीं आई थी, बाद में ही आई हूँ मैं। CMHO साहब और सिविल सर्जन वगैरह रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और उनको हम बोलेंगे कि और ज़्यादा उसकी मॉनिटरिंग करें। नहीं, मेरे संज्ञान में तो इस टाइप की चीज़ अभी इन्होंने नहीं बताई है, आने पर उसको देखेंगे। अभी इस मीटिंग में खास नहीं, मैंने तो CMHO के हिसाब से चर्चा ही नहीं, पूरा ग्रुप शामिल था और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, स्पेशली कोविड रिलेटेड इश्यूज था। इनका कुछ हाई कोर्ट का मैटर है तो वो तो वही बता पाएंगे। बैठक में मूल रूप से जो मुद्दा था वो था बढ़ते हुए कोविड मरीजों की संख्या को देखते हुए भविष्य के लिए प्लानिंग करने की आवश्यकता के बारे में मीटिंग थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पुराना जिला चिकित्सालय है वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में पहचान लिए हुए हैं, इसलिए हमारे ऊपर इस बात का एक जिम्मेदारी बनती है कि हमको कोविड के बढ़ते हुए पेशेंट्स के लिए तैयार रहना है।
उसी संदर्भ में ये मीटिंग थी और इस मीटिंग में कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं कि जिला चिकित्सालय को चलाते हुए एक फ्लोर को कोविड में कन्वर्ट करके और आने वाले मरीजों की मदद के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो उसी दिशा में बात हुई है। बिलासा एयरपोर्ट के विस्तार और महानगरों के लिए हवाई सेवा की मांग को लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महाधरना आंदोलन जारी है। 3 साल से लगातार हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति धरना आंदोलन कर एयरपोर्ट विस्तार की मांग कर रही है। बिलासपुर महापौर रामशरण यादव भी महाधरना को समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे। यहां हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने कहा कि महानगरों तक सीधे उड़ान के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन जन भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिलासा एयरपोर्ट की लगातार उपेक्षा की जा रही है। आगे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग तक की सुविधा नहीं है। यही नहीं, एयरपोर्ट विस्तार के लिए सेना से जमीन लेने के लिए भी कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जिससे बिलासा एयरपोर्ट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जन संघर्ष समिति ने इसके लिए केंद्र व राज्य दोनों सरकारों से पहल करने की अपील की है। गौरतलब है कि बीते 3 साल से बिलासा एयरपोर्ट के विस्तार और महानगरों तक सीधे उड़ान के लिए बिलासपुर हवाई सुविधा नागरिक जन संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है। अब तक 500 से ज्यादा संगठनों ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। हम लोग लगातार लगभग 3 सालों से धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। हमारी एकमात्र मांग थी एयरपोर्ट चालू करने की, जो हो गया। अब हमारी मांग है पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बने। एयरपोर्ट अथॉरिटी यदि चाहे तो उसको उतनी ही जमीन पर कर सकती है, क्योंकि बहुत से छोटे एयरपोर्ट में सुविधाएं हैं। पर दुर्भाग्य है कि हमारे जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल के हों, उनकी मंशा या उनकी इच्छा नहीं है। इसके कारण बिलासपुर एयरपोर्ट को जिस तरीके से बनना चाहिए, जिस तरीके से इसका उत्थान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। निश्चित रूप से 400 संगठन ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई है। बिलासपुर के स्वाभिमान की बड़ी लड़ाई लड़ी गई, तब जाकर एयरपोर्ट चालू हुआ। अब जरूरत है यहाँ से महानगरों की उड़ान के लिए। ये तो हम लोग विगत 3 वर्षों से कर रहे हैं और लोगों का प्यार, स्नेह और समर्थन जो हमको मिल रहा है, ये आगे तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों को नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं होगी। और बिलासपुर से दिल्ली के लिए जो एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं, एयर की मांग कर रहे हैं, वो जब तक पूरी नहीं तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। नूपुर शर्मा के सपोर्ट में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने पर युवक को धमकाने वाले कासिम व रतिका को कुम्हारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुम्हारी पुलिस ने आरोपियों को गोल बाजार रायपुर से गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। दुर्ग जिला के कुम्हारी में कैलाश नगर निवासी राजा जगत को इंस्टाग्राम पर नूपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट करना भारी पड़ गया। 12 जून को पोस्ट करने के बाद युवक के मोबाइल पर एक युवक व युवती का मैसेज आया, जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद युवक ने थाने पहुंचकर मैसेज करने वाले युवक कासिफ व रितिका भारती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी अभिषेक पल्लव ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इसके बाद कुम्हारी पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों का मोबाइल नंबर ट्रैक कराया और आरोपी कासिफ को अस्पताल वार्ड शारदा मंदिर के पास गोल बाजार रायपुर व रितिका भारती को राजीव गांधी आवास योजना जे ब्लॉक के रूम नंबर 12 गोल बाजार रायपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने युवक को नूपुर शर्मा के पोस्ट को सपोर्ट करने के लिए धमकी दी थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी कासिफ उर्फ कुणाल सेंड्रे के विरुद्ध अन्य धाराएं भी जोड़ी गई। वहीं इस मामले में दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस मामले का एक खास पहलू यह है कि युवक को धमकी देने वाली युवती उसकी रिश्तेदार है। कुम्हारी थाने के अंतर्गत उड़िया मोहल्ला है, कैलाश नगर, जिसमें राजा जगत रहता है, जिसके द्वारा इंस्टाग्राम में एक पोस्ट दर्ज किया गया था और उस पोस्ट पर से उसके विरोध में उसने नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। इस पोस्ट के विरोध में रायपुर का काशिम और रितिका, इसके द्वारा उसका विरोध किया गया, उनको धमकी दी गई थी। इस पर से रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना की गई और विवेचना के पश्चात इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। रितिका राजा जगत के परिचय की है, रिश्ते की है और वो इंस्टाग्राम में से जुड़ी हुई थी। उसके पोस्ट पर से उसने काशिफ को बताया, उसके विरोध में काशिफ ने अपना विरोध दर्ज किया। काशिफ से पूछताछ किया गया, उसने बताया कि मुझको इसका पोस्ट पसंद नहीं आया, मैं कुछ किसी मेरी मान्यताएं हैं और उसको ये खंडित कर रहा था, इसलिए मेरे द्वारा इस प्रकार का विरोध दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में दोपहर को हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली में मॉनसून के पहुंचते ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है।
आसमान में बादल छाए रहने और बीच बीच में हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। इसकी वजह से गर्मी में लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं तापमान भी सामान्य से कम दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को बिहार के पटना, गया, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, नालंदा एवं नवादा में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। वहीं बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में हुई बरसात के साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में समय से 6 दिन पहले ही पहुंच गया है। बारिश के आते ही एक बार फिर डायरिया का खतरा बिलासपुर जिले में बढ़ गया है। मस्तूरी के सरसेनी में 20 लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। इससे पहले नगर निगम क्षेत्र में फैले विंटर डायरिया के प्रकोप से सप्ताह भर में दर्जन भर लोग मौत के आगोश में आ चुके हैं। वहीं सैकड़ों लोग बीमार हो चुके हैं। दिसंबर 2021 में फैले विंटर डायरिया के प्रकोप से जिला प्रशासन अभी उभरा भी नहीं था कि एक बार फिर मस्तूरी के ग्राम सरसेनी में हैंडपंप का पानी पीने से ग्रामीण एक के बाद एक उल्टी, दस्त के शिकार होने लगे। बीते गुरुवार शाम तक 20 ग्रामीणों की स्थिति काफी बिगड़ गई, जिन्हें मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहीं गंभीर रूप से बीमार मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंच अलर्ट हो गया है। स्थिति सामान्य है, अभी स्थिति में कोई भी ये नहीं है। अभी टीम हमारी लग गई है, वहाँ दवाइयाँ बांट रही, घर घर जाकर क्लोरीन टेबलेट और जिंक टेबलेट बांट रही है और इलेक्ट्रॉल पाउडर सबको दे रही है। मतलब मेडिसिन पर्याप्त भाषा बांट रही है शहर में वहाँ पे। और आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी पानी के जांच की, तो उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। क्या करना हमको अभी उसी कारण नहीं, डरने की स्थिति नहीं है, अभी सामान्य है, उतनी कोई खास नहीं है पेशेंट, है ना। 4-5 पेशेंट अभी CHC में भर्ती हैं बस। बाकी कल तो मैं गया था देखने के लिए, 2 लोग वापस भी आ गए थे ठीक होकर। अभी थोड़ी सी पानी की ये है, पानी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद फिर जांच और कर लेंगे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत झरिया कोपरीहान में रागिनी पटेल ने सबसे कम उम्र की सरपंच बनने का खिताब अपने नाम कर लिया है। सारे जहां से प्यारी मेरी भारत की बेटी गाना उन पर सटीक बैठता है। 21 वर्ष की रागिनी ने अपने 7 प्रतिद्वंदियों को हार का मुंह दिखाया है। अब ग्रामीण इनसे पंचायत के समुचित विकास की आस लगाए बैठे हैं। अमरपाटन जनपद पंचायत अंतर्गत पंचायत चुनाव में रागिनी ने 48 वोटों से जीत हासिल की है। हालांकि अभी अधिकतर परिणामों की घोषणा नहीं हुई है। इस बेटी की जीत का जश्न पूरा गांव मना रहा है। बताया जा रहा है कि ये छोटे कृषक परिवार से संबंध रखती हैं, जो पढ़ाई में भी होनहार हैं। अभी B.Com अंतिम में अध्ययनरत हैं। रागिनी कम उम्र व शिक्षित युवा हैं, इसलिए ग्रामीण मान रहे हैं कि गांव का निश्चित विकास होगा, क्योंकि गांव की बागडोर अब लाडो के हाथ में आ चुकी है। मैं गांव का विकास करूंगी, साफ सफाई चलाऊंगी, शिक्षा नीति लागू करूंगी और अपने गांव का सभी गरीब वासियों का मतलब मकान दूंगी और उसमें जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिली उसको वृद्धा पेंशन दूंगी और जो भी कमी है गांव में उसको पूरा करूंगी। मेरे गांव में बहुत सारे कम विकास हुए हैं और जिसमें से
जैसे कि सफाई अभियान यहाँ पे नहीं हुई है और भी बहुत सारे काम है जो कि पेंडिंग में है, उसको मैं पूरा करूँगी। मेरा बीकॉम फाइनल हो चुका है और मेरे एमकॉम के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और बहुत बढ़िया खुशी हमारे यहाँ, अच्छा उत्साह हो रहा है, बहुत बढ़िया है। हम लोग चाहते थे कि ये नए युवक दल पर आएँ और गांव का विकास करें। हमारे गांव में हो गया, गांव का विकास हुआ, लेकिन कुछ अधूरे काम थे, जैसे जल व्यवस्था है, साफ सफाई है, ये अधूरी थी, ये इसको पूरा करवाएंगे मिलजुल कर सब। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी फ्रेंड जीती है और गांव का विकास करेगी। जो भी यहाँ कमियां है उसको पूरा करने में वो सहयोग करेंगी और जो जितनी भी जनता इसकी सहयोग में रही है, मुझे खुशी हो रही है कि उनका सहयोग में देने में बहुत बड़ा हाथ हुआ उनका, और जितनी भी कमियां हैं इस गांव में वो सारा पूरा करेंगी। हमारे गांव में बहुत खुशी है, मेरी बेटी चुनाव लड़ी थी, सफलता प्राप्त की है। मैं सभी बच्चों को सलाह दूंगा कि सभी पढ़ें और आगे बढ़ें। जिले के गौरव सीबीएसई बेसिक स्कूल में प्रवेश उत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि विधायक आशीष छाबड़ा ने बच्चों को तिलक लगाकर प्रवेश दिलाया। गणवेश वितरण के बाद स्कूल के अनुभव साझा किए। उत्सव में विधायक ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बच्चे हमारा भविष्य हैं। यहाँ बेहतर शिक्षा के लिए हर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए लक्ष्य बनाकर पढ़ने, नियमित रूप से विद्यालय आने और अपने शिक्षक माता पिता का आदर भाव रखने कहा। नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला मंगत साहू ने भी बतौर अतिथि मूलभूत संसाधन और विकास के लिए 5 लाख देने की घोषणा की। देखिए, बेमेतरा का ऐतिहासिक स्कूल है, सीनियर बेसिक स्कूल। मैं से खुद भी इस स्कूल में पढ़ा हूँ, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी भी इस स्कूल में पढ़े और बहुत सारे छात्र छात्राएं जो इस स्कूल में पढ़ के आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेमेतरा अंचल का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा गौरवशाली इतिहास इस स्कूल का रहा है और सौभाग्य से आज प्रवेश उत्सव के इस कार्यक्रम में विधायक के रूप में बतौर मुख्य अतिथि मुझे आने का अवसर मिला है। मैं सभी नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं अर्पित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। भिलाई के शांतिनगर के शिव हनुमान मंदिर से रविवार को कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा ने नगर भ्रमण किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। शांतिनगर भिलाई के शिव हनुमान मंदिर में भगवान शिव की स्थापना की जानी है, जिसके पूर्व रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 51 कलशों के साथ निकली इस शोभा यात्रा ने नगर भ्रमण किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस दौरान भगवान शिव की प्रतिमा को रथ पर सवार किया गया और गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी व समिति के सदस्यों ने कहा कि भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विभिन्न नदियों से जल मंगाया गया है, जिसके माध्यम से अभिषेक कर शिव हनुमान मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान देवाधिदेव महादेव महाकाल का शिव स्थापना का प्रोग्राम है। उसमें ये हमारे वेदों में ऐसा कहा गया है कि शक्ति जल किसी प्रतिष्ठित देवस्थान से ला करके 108 लेडीज़ सौभाग्यवती स्त्रियां लेकर आती हैं और वो उसको लेकर के उसी जल का जाकर वहाँ भोलेनाथ का अभिषेक होता है। शिव प्रतिष्ठा में वो ऐसा सिस्टम है, ऐसा नियम है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा किए हम लोग, बहुत एंजॉय किए। आज कुरुद रोड कोका अपने चामुंडा मंदिर स्थित मंदिर से निकाली गई है। आज भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य यहाँ शुरू हुआ है और उसी उपलक्ष्य में यह कलश यात्रा महिलाओं द्वारा कलश रख करके और ये जलसा निकाला गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे मतलब किस्मत खुल गए है ना, बस एक शब्दों में मतलब जिंदगी का पूरा आनंद मिल गया हम लोगों को कलश उठा के भोले बाबा के। इस कलश की संख्या और हम समाज को जागरूक करना चाह रहे हैं कि अपने धर्म के प्रति समाज जागरूक रहे और बढ़ चढ़ कर समाज में कार्य करे और लोगों को अपने धर्म के प्रति प्रेरित करे। अच्छा लग नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, भोले बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा लग रहा है। निकले हैं और चामुंडा मंदिर ही वापस जा रहे हैं, एक राउंड मार। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ग्रामीणों ने भारी हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को पकड़ा। इनमें एक मोस्ट वांटेड कमांडर भी शामिल था। ग्रामीणों ने आतंकवादियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। ग्रामीणों ने वीरता का परिचय देते हुए राजौरी जिले के निवासी लश्कर कमांडर तालिब हुसैन और जिले में हाल ही में हुए आईडी विस्फोटों के मास्टरमाइंड और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के आतंकवादी फैजल अहमद डार को तुकसन गांव में पकड़ा।
आतंकियों के पास से 2 AK राइफल, 7 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल बरामद किए। इसी बीच पुलिस महानिरीक्षक दिलबाग सिंह ने ग्रामीणों की बहादुरी के लिए 2 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की। सहरिया आदिवासी महिला को गुना में जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। महिला बचने की गुहार लगाती रही, आरोपी वीडियो बनाते रहे। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, यहां से भोपाल रेफर किया गया। महिला के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। शनिवार को बमोरी में धनोरिया गांव में रामप्यारी बाई अपने खेत में जली अवस्था में मिली। जब वह खेत में काम कर रही थी तब आरोपियों ने डीजल उड़ेलकर अग्नि स्नान करा दिया। इससे वह 80% झुलस गई। अस्पताल में पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने बताया उनका पति अर्जुन सहरिया खेत जा रहा था, तब आरोपी ट्रैक्टर से भाग रहे थे। बताया जा रहा है आरोपियों के बीच जमीन को लेकर विवाद था। पुलिस आरोपियों में प्रताप, श्याम और हनुमत को गिरफ्तार कर बाकी की खोजबीन कर रही है। गुना जिले में बमोरी थाना अंतर्गत ग्राम धनोरिया में आज एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें कि फरियादी जो है वो अर्जुन सहरिया है। उसने रिपोर्ट लिखाई है कि दोपहर को 2 बजे जब वो अपने खेत पर गया तो उसकी पत्नी रामप्यारी खेत पर जली हुई अवस्था में मिली और उसने पूछने पर बताया कि उसको गांव के 3 लोगों हनुमत, श्याम और प्रताप ने जलाया है और इनका ज़मीन संबंधी विवाद चल रहा है। इसमें कि करीब मई माह में जो 6 बीघा ज़मीन फरियादी की थी, इस पर आरोपियों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसे तहसीलदार बमोरी ने उसको सुपुर्द कर दिया था फरियादी के, और वो अपने खेत पर महिला गई हुई थी। तभी ये लोग आए आरोपी पक्ष और उन्होंने उसको खेत पर जला दिया। महिला की स्थिति अभी गंभीर होने से उसको भोपाल रेफर किया गया है और 3 आरोपियों में से 2 को हिरासत में ले लिया गया है और तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। पेंड्रा रोड में सूदखोरों का खासा दबदबा है। सूदखोरों की वसूली से परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक सूदखोरों से ब्याज लेकर रकम क्रिकेट में सट्टा लगाता था, जो इसकी जान की आफत बनकर सामने आई। पेंड्रा पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। सूदखोरों से वसूली से परेशान भर्रापारा इलाके का युवक महेंद्र प्रजापति ने अपने घर में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवक पेशे से कुम्हार था, जो ईंट बनाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता था। उसे कर्ज लेकर सट्टा खेलने की बुरी लत थी। परिजनों ने बताया कि मृतक कर्ज में डूब चुका था। वह कई बार सूदखोरों के पैसे वसूली के दबाव में फांसी लगाने की कोशिश कर चुका था, पर वह घर वालों को चकमा देते हुए दोपहर घर के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सर ये कर्जा रहा, बहुत लिया कर्जा सबको, इसे जुआ मैच में खेलता रहा, शराब भी पीता रहा, शराब पीता रहा, घर में पीता रहा, लेकिन जुआ मैच में लेता रहा। तो इसको मैं इतना बोली, देख भाई कौन वो देगा, बताओ ना, हमारे पिताजी भी नहीं है, कौन छूटेगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।